गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अब पढ़ेंगे कनकेव मिरर से प्रतिबिंब का निर्माण। कनकेव मिरर के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस संबंध में आज हम लोग देख लेंगे। और साथ ही साथ आगे एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला को भी हम प्रूफ करेंगे। और आज थोड़ा आप लोग को समय देना होगा, चूँकि मिरर फॉर्मूला लाइट के जो चैप्टर आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मिरर फॉर्मूला अति आवश्यक है। अगर वो नहीं जानते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगा, आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को मिरर फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी हो। आप लोग मांग कर रहे हो कि छोटा वीडियो होना चाहिए, लेकिन मैं तो खुद छोटा छोटा टर्म बाय टर्म करके वीडियो बनाता हूं, ताकि आप परेशान ना हो और छोटे टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। किसी भी मिरर में प्रतिबिंब बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कुल 4 पॉइंट को दिमाग में हमको रखना पड़ता है, ध्यान में रखना है। और अगर 4 पॉइंट आपके पास है, आपको याद है, तो फिर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिएगा, इमेज बन जाना ही है, इमेज बनेगा ही और एकदम एक्यूरेट और सही बनेगा। तो वो 4 पॉइंट क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लीजिए कि यह एक मिरर है, यह एक मिरर है। और मिरर जो है, मिरर है, इसके एक साइड को पेंट करते हैं, इधर पेंट करते हैं, तो इस साइड गड्ढा वाला साइड जो हुआ वह मिरर हो गया। और मैं पहले बताया था कि जो गड्ढा वाला साइड मिरर है, जिसका रिफ्लेक्टर सरफेस गड्ढा है, वह कनकेव मिरर होगा। तो हम कनकेव मिरर की बात करते हैं। अब कनकेव मिरर के बीच वाला पॉइंट को हम पोल कहते हैं। और यह मिरर जिस गोला का हिस्सा होता है, इस गोला के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यह सब पहले पढ़ाया जा चुका है। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सी से हम कर दिए, इसको सूचित कर दिए, नोटिस कर दिए। और सी से पोल को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये जो लाइन बन गया, सी से पोल को जोड़ते हुए जो लाइन बना, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और मैं कहा था, पीछे बता चुका हूं कि पोल और सी का जो डिस्टेंस है, उसको अगर सीपी कहे तो सीपी बराबर आर कहते हैं। सीपी को आर कहते हैं। क्यों सीपी को आर क्यों कहते हैं? सीपी बराबर आर क्या है? आर मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह जो सर्कल बन रहा है, कर्व बन रहा है भाग, इसका रेडियस सीपी है, तो सीपी आर होगी। और मैं प्रूफ कर दिया हूं पहले कि F = R/2।
तो यानी कि सीपी के बीच का पॉइंट जो होगा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, फोकस। अब आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा। अब हम इसको साफ कर लेते हैं, इसको भी साफ कर लेते हैं। अब मिरर के सामने वाला पॉइंट देखिए, ये तो बैक साइड का पॉइंट हो गया, यह फ्रंट साइड का पॉइंट हो गया। फ्रंट साइड में पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इधर हमको कहते हैं इन्फिनिटी। सी के बाद वाला, बियॉन्ड सी के बाद वाला जो भाग होता है उसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं। कहां तक इसकी बात होगी कोई ठीक नहीं। अब इन्हीं स्थानों में कहीं हम प्रतिबिंब को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, इन्हीं स्थानों पर हम इधर ही मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो 4 पॉइंट क्या याद करना है, एकदम चिरंतन सत्य है। मैं पहले बताया चुका हूं, पिछले वीडियो में बताया हूं कि कोई इंसिडेंस रेज होता है वह नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है, रिफ्लेक्शन के बाद वह नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा। ये मिरर था, ये नॉर्मल था, और ये इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस रेज है। तो यहाँ एंगल मान लीजिए कि यह 40 डिग्री के बना रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल आर भी 40 डिग्री का होगा। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम है। उसी आधार पर हमको यहाँ याद रखना है कि कोई किरण अगर यह पोल पर एंगल आई से गिरता है, एंगल आई से गिरता है, तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के कैसे निकलेगा, एंगल आर से निकलेगा। एकदम कंफर्म याद रखना है कि एंगल आई से पोल पर अगर कोई रे गिरता है, आपतित होता है, तो यहां से वह एंगल आर का निर्माण करते हुए बाहर निकलेगा, और एंगल आई एंगल आर का इक्वल होता है, एंगल आर एंगल आई का इक्वल होता है। तो यह पहला पॉइंट हो गया, इसको आप याद रखिएगा कि रेज अगर एंगल आई से आएगा तो एंगल आर से होते हुए बाहर निकलेगा। अब आपको दूसरा चीज बता रहे हैं, दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि अगर यह प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल अगर कोई रेज जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्ट होगा वहां से, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज निकलेगा वह फोकस से होते हुए गुजरेगा। याद रखें कि अगर पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलेगा, फोकस से होते हुए बाहर निकलेगा। एकदम इसको याद रखना है, फोकस से निकलेगा। इस प्रकार अब 2 पॉइंट आप याद कर चुके कि एक एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, यहां भी एंगल आई एंगल आर का इक्वल होगा। कैसे, तो ये रेज गया यहां से आया, तो सी से यहां एक नॉर्मल डाल दीजिए, सी से लाइन उस पर कीजिएगा तो वह नॉर्मल हो जाएगा, और यहां ये वाला एंगल आई हो जाएगा, ये वाला एंगल आर हो जाएगा। तो एंगल आई एंगल आर का इक्वल होता है। लेकिन यहां अभी हमको बताना नहीं, इतना ही याद रखना है कि जो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का रेज, वह फोकस से होके गुजरेगा। अब 2 पॉइंट के बाद नेक्स्ट आपको तीसरा नंबर का पॉइंट आपको बताते हैं, उसको याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर फोकस से कोई
रेज आता है, फोकस से कोई रेज आता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के यह पैरेलल हो जाएगा। समझे? अगर फोकस से कोई रेज आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद पैरेलल हो जाएगा। 3 को याद हो गया। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि पोल पर अगर गिरेगा तो एंगल आई एंगल आर से होते हुए रेज निकल जाएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से होके निकलेगा, और अगर फोकस से होते हुए रेज जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वह यह कि अगर कोई रेज सी से होके जाएगा तब क्या होगा। अगर कोई रेज सी से होकर के जाता है, यह रेज कैसे आ रहा है, सी से होकर के जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, तो रिटर्निंग भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाएगा। यही याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगा। अगर अलग अलग मैं बना दूं तो एक और देख लीजिए कि अगर इसको F मान लिए, इसको C मान लिए, और यहां से गया है तो F से होकर गुजरेगा। देख लिए। अगर एक और बना दिए हम कि यहाँ F है, यहाँ C है, तो F से अगर गुजरेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा। और एक और क्या मैं बताया कि अगर यह मिरर है और यह प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ F है, यहाँ C है, तो कोई रेज अगर यहाँ पोल पर I से गिरता है तो यहाँ R से निकल जाएगा। यही 4 पॉइंट में बताया हूं। पहला कि अगर पोल पर कोई एंगल I बनाते हुए गिरता है तो निकलेगा कैसे, एंगल R से, और एंगल I एंगल R का इक्वल होता है। दूसरा मैं बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाएगा तो वह फोकस से होके गुजरेगा। और तीसरा किरण अगर फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और चौथा, अगर C से जाएगा तो C से ही निकलेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाहर निकलेगा। तो इस तरह से 4 पॉइंट आप देख लीजिए। अब हमको फिगर का निर्माण करना है, इमेज का निर्माण करना है। कनकेव मिरर में इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज बनाना बहुत आसान है, इतना आसान। ये 4 पॉइंट अगर आपको याद है तो इमेज तुरंत बन जाएगा और थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो देख लीजिए कि ये हमारा एक मिरर है, कनकेव मिरर है, और यहाँ पोल है, और इसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। यहाँ मान लीजिए कि गोला, एक अंदाज बनाइएगा या कि ये जो गोला होगा ऐसा गोला होगा, तो इसका सेंटर यहाँ होगा, और सेंटर और पी के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ होगा। ऐसे आप सर्कल बना करके और मेजरमेंट करके आप बना सकते हैं। मैं अंदाज पर बना रहा हूँ। यहाँ C लिख दिए, 2F हो गया, लगभग अप्रोक्स मेरा वही होगा, आप देख लीजिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को पहला पॉइंट पर है कि पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब उन 4 किरणों से कोई 2 किरण लेना है। जो 4 पॉइंट मैं बताया था कि 4 प्रकार के किरण हम लेते हैं, तो 4 किरण की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 रेज को आपको लेना है और उसी से इमेज बन जाएगा। तो कौन सा 2 रेज हमको सूटेबल होगा। पहला देख लीजिए, मैं आपको एकदम सिंपल कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये यहाँ से पैरेलल ले जाइए, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल
तो पैरेलल जाएगा तो गुजरेगा कहां से भाई, तो यह एफ से होके गुजरेगा। आप गुजर जी, ये गुजारना बहुत दिक्कत नहीं, आसान। और दूसरा ये पॉइंट है और ये सी है, सी से अगर ले जाइएगा तो सी से ही यहां से किरण इस पर सी से जाएगा तो लौटेगा सी से। अब ये देखिए, कल्पना कीजिए कि सी से जो गया वो सी से लौट गया, एक पॉइंट था, और एक एफ से गया और पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस का, तो एफ से गुजर गया। अब देखिए कि किरण को अगर हम आगे बढ़ाते चले तो क्या मिरर के सामने दोनों किरण आपस में मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि नॉन पैरेलल है। और पीछे की ओर यह अगर आगे बढ़ाया जाए तो सपोज कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इसको पीछे की ओर बढ़ा दीजिए। पीछे की ओर बढ़ाए तो ये कट गया। अब इमेज के चार नेचर लिख देंगे, है ना, चार नेचर। पहला, इमेज कहां बन रहा है, तो मिरर के पीछे, है ना, तो लिख देंगे कि इमेज इज formed behind the mirror। मिरर के बिहाइंड बनेगा। दूसरा, जब बिहाइंड होगा, पीछे होगा, तो वह वर्चुअल होगा, आभासी होगा, वर्चुअल। तीसरा पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और चौथा लिखना है कि ये वाला ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, तो सीधा है, तो इरेक्ट। यही 4 पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट क्या कि इमेज कहां बन रहा है, तो उसका पोजीशन लिख देना है। दूसरा, इमेज वर्चुअल है कि रियल है, वो लिख देना है। तीसरा, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। और चौथा, हमको लिख देना है कि इमेज सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो ये 4 पॉइंट। तो इसमें हम अगर पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा, मिरर के बैक साइड में। और दूसरा, वह क्या बनेगा, बैक में है तो वर्चुअल हो जाएगा। और तीसरा, ऑब्जेक्ट से वह बड़ा दिख रहा है तो लार्ज है। और चौथा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। तो ये 4 पॉइंट आपने देख लिया। अब हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे और बताते हैं कि अगर हम अब कहाँ रखेंगे, अब हम फोकस पर रखेंगे। थोड़ा सा और अलगे हटाइए, दूर हटाइए, पोल और फोकस के बीच रखे थे। अब अगर फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, ये देखना है। ये मेरा मिरर है, थोड़ा सा और इधर मैं बनाता हूं। ये मेरा मिरर है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए। एफ मान लीजिए। कहां हमको ऑब्जेक्ट को रखना है, फोकस पर रखना है। चलिए फोकस पर रख लीजिए। और मैं कहा कि आपको 2 रेज को लेना है। कौन सा, एक पैरेलल चले सो, इसको कहां से गुजारना है, आपको फोकस से गुजारना है ना। पैरेलल गया तो फोकस से गुजरेगा। और दूसरा का कहां से हमको रखना है, सी से लेके जाना है।
कहां से लेके जाना है? सी से लेके जाना है। ठीक है, यहां आपको यहां देखिए कि अगर पीछे बढ़ाएंगे तो संभवतः यह नहीं कटेगा, पीछे बढ़ाएंगे तो नहीं कटेगा। और आगे बढ़ाएंगे, बहुत हल्का हल्का आ रहा है, आगे बढ़ाएंगे तो यह संभवतः कट जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तक कट जाएगा। लेकिन जहां कटेगा, मान लीजिए कि यहां कट रहा है, तो इमेज कितना बढ़ेगा? यहां बन जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा, इमेज इतना बड़ा बन जाएगा। अब देखिए, तो हम क्या कहेंगे कि इमेज किधर बन रहा है? मिरर के सामने बन रहा है ना। और कहां बन रहा है? तो सी के बाद बन रहा है, और सी के बाद वाला भाग को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। तो इमेज पहला लिखना है एट इन्फिनिटी। कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। और कैसा बनेगा? मिरर के सामने है तो रियल। और क्या बनेगा? बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, तो इनलार्ज्ड। और क्या बन रहा है? देखिए नीचे की ओर इमेज है और यहां ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, तो क्या कहेंगे? इनवर्टेड। 4.1। नेक्स्ट अब आपको बता दूं, ये 4 के बाद हमको आगे वाला चलना है। इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं कि अगर हम इमेज को, मान लीजिए कि यह हमारा क्या है? मिरर है ना, यह हमारा मिरर है और मिरर में यह पोल है और इसको हम लोग माने कि यह सी है और ये वाला एफ है। अब हम लोग पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के देख लिए, फोकस पर रख के देख लिए। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। फिर वही काम करते हैं जो मैं बताया, 2 रेज को लेते हैं। कौन सा रेज? एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल है तो यह कहां से गुजरेगा जी? यहां से फोकस से होके गुजरेगा, है ना, फोकस से होके गुजरेगा। और दूसरा मैंने कहा कि आपको कहां से लेना है? सी से लेना है जी। तो सी से रेज लीजिएगा तो लौटेगा कहां से? सी से ही लौटेगा। तो लौटेगा तो ये क्या करेगा? आगे बढ़ करके इसको काट देगा, काट दिया, यहां बन गया। अब आपने देखा कि इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? तो इमेज फॉर्म हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर है इन्फिनिटी, दोनों के बीच में। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट कि कहेंगे कहां? तो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। दूसरा, मिरर के सामने बन रहा है तो क्या बोलेंगे? रियल बोलेंगे। और तीसरा, यह बड़ा है कि छोटा? तो इससे ही देखिए बड़ा है तो कहेंगे कि लार्ज, लार्ज। और चौथा, ये सीधा है, ये वाला उल्टा है तो इसको लिखेंगे इन्वर्टेड। तो इमेज का हम पोजीशन, नेचर बताते चलेंगे। 4 नेचर हमको इमेज के हमेशा बताना है। हम लोग को इमेज का 4 नेचर हमेशा बताना है और इस 4 नेचर को देखेंगे। अब फिर जल्दी से चलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और मिरर से दूर ले जाइए, कहाँ? तो अब इस सी पर हम बैठा के देखते हैं कि सी पर अगर रखते हैं तब इमेज कहाँ बनेगा। तो फिर मेरा ये मिरर है और यहाँ पोल है और यहाँ सी मान लीजिए,
यहाँ एफ है। अब हमको कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट, कहाँ रखना है, यहाँ सी पर रख देना है। तो पहला किरण फिर से हम ले लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और गुजरेगा कहाँ से बउआ, तो देख लो फोकस से होके गुजर रहा है। रे को इधर इरेक्ट रखेंगे, आप अगर बनाएंगे तो कंपास के माध्यम से बनाइएगा, एकदम एग्जैक्ट बनेगा। अब सी से हम इस पर रेज नहीं ले जा सकते क्योंकि सी के ऊपर है, तो सी से रेज तो नहीं ले जा सकते। अब इसके लिए दूसरा उपाय हम ढूंढते हैं, क्या, तो फोकस से लेके चलो। अगर हम फोकस से कोई रेज को ले जाएंगे तो वो कहां से कटेगा बुआ, और फोकस से लेकर के चलेंगे तो कहां से कटेगा, देखना हमने फोकस से ले गया तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। पैरेलल ले जाइएगा तो फोकस से गुजरेगा, और फोकस से ले जाइएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। कहाँ कट रहा है, तो सी पर कट रहा है। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट सी, सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और क्या बनेगा, सामने बन रहा है, मिरर का सामने बन रहा है इसलिए रियल। और क्या बनेगा, बड़ा बन रहा है, नहीं इक्वल, सेम साइज, सेम साइज किसका, ऑब्जेक्ट का सेम साइज इमेज बन रहा है। और इमेज ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, इमेज नीचे की ओर है, तो उल्टा बन रहा है इसलिए इन्वर्टेड। तो आपने देख लिया कि अगर सी पर रखे तो कहां बना। अब इसके बाद एक और पॉइंट है हम लोग को याद रखना है कि अब थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं। कहां से, तो ये जो आपका मिरर है और मिरर पर हमने बताया कि ये पोल है, इसको सी माना, इसको एफ माना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इंफिनिट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, आप ले जाइएगा पैरेलल, एक रेज को रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेज कहां से गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा बुआ। और अब कहां से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइएगा तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगा। तो फिगर कहां बन रहा है, देखिए फोकस और सी के बीच में। तो पहला पॉइंट, इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है। मिरर के सामने बन रहा है, दूसरा तो रियल हो जाएगा। तीसरा, अब देखिए ऑब्जेक्ट से ही छोटा बन रहा है तो कहेंगे कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और चौथा, फिर इन्वर्टेड है तो लिख देंगे कि इन्वर्टेड। बहुत आसान है ना, आप देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग इमेज को बनाते चल रहे हैं। अब एक और लिखना है, क्या, कि अगर सी के और इन्फिनिट के बीच में हो गया, अब हम थोड़ा सा और इन्फिनिट पर अगर रखते हैं तब क्या होगा। अगर हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तब क्या होता है, इसको हम देख लेंगे कि इन्फिनिटी पर अगर रखते हैं तब क्या होता है। तो ये मेरा क्या है, ये हम मिरर बना दी और मिरर का सी यहाँ है, एफ यहाँ है, और कहाँ रख रहे हैं हम, एकदम दूर इन्फिनिट पर है। तो इन्फिनिट से दो रेज लीजिए और वह पैरेलल आ रहा है। कहां से आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। अब देखिए कि जब पैरेलल आएगा तो कहां से होके गुजरेगा। तो एक रेज को ले लीजिए, फिर वही अब इसी से लेके चलेंगे। तो सी से अगर रेज आ रहा है ऊपर से तो यहां से लौट कर कहां जाएगा, सी से जाएगा। और दूसरा कहां से गुजारेंगे, एफ से। और यह
ऊपर से इन्फिनिट से दो रे पैरेलल आ रहा है, और यह यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। एफ से गुजरने वाला रेज क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, अब आपने देखा कि एफ से जो गुजर रहा है, एफ से जो गुजर रहा है वो क्या होता है, पैरेलल निकल जाता है। तो देखिए कि कहाँ बन रहा है, इमेज फोकस पर। तो इमेज फोकस पर बन रहा है, दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां कटता है वहीं इमेज का निर्माण होता है। तो इन्फिनिट पर है तो बहुत बड़ा वस्तु है, तो कहां बन रहा है उसका इमेज, एट फोकस, एट फोकस, फोकस पर बन रहा है। दूसरा मिरर के सामने है तो क्या बनेगा, रियल बनेगा। तीसरा बहुत छोटा बन रहा है तो इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड, बहुत छोटा डिमिनिश्ड। और उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड। तो आपको अब इमेज बनाने आ गया और इमेज का नेचर भी जानने आ गया कि इमेज किस प्रकार का होगा। कनकेव मिरर के सामने अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और इमेज का नेचर क्या होगा, ये आप बहुत आसानी से समझ गए। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हमको नेचर जब समझ में आ गया तो आपको अगर एक ठो आसान तरीके से किसी मिरर का फोकस निकालना होगा, किसी कनकेव मिरर का फोकस क्या कि पता करो भाई, कैसे पता करोगे। तो हम खिड़की के सामने अगर उसको ले जाएंगे, कोई ऑब्जेक्ट के सामने ले जाएंगे, तो मान लीजिए कि हमारा ये है मिरर है और इसका फोकस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो किरण इधर से आ रहा होगा और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए कि मोमबत्ती रखा हुआ है ना, और इसका हमको इमेज बनाना है, कहाँ बन रहा है। तो इसका इमेज हम एक स्क्रीन लगाएंगे, स्क्रीन को आगे पीछे करेंगे और स्क्रीन पर जहां उसका इमेज बन जाएगा वही डिस्टेंस हम उसको निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट, उसको मिरर से दूर रखेंगे और उसको हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिट पर रखेंगे, और इन्फिनिट का ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। तो जहां स्क्रीन रखेंगे और स्क्रीन पर इसका इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा, इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा, यही फोकस है, यही फोकस सेंटर है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इन्फिनिट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, और फोकस और मिरर के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है, तो फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि फोकल लेंथ आप यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का कहाँ यूज करते हैं। तो कनकेव मिरर में मैंने अभी बताया कि अगर फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो उसका इमेज बड़ा बनता है। तो नाई बाल काटने के लिए अपने सैलून में जो लगा करके रखता है मिरर, वो कनकेव मिरर होता है। फिर डेंटिस्ट जो होते हैं, दांत के डॉक्टर जो होते हैं, वो दांत के अंदर की भाग फोड़रा को देखने के लिए एक छोटा मिरर का प्रयोग करते हैं, वह मिरर कनकेव मिरर होता है क्योंकि वह इमेज को बड़ा बना देता है। और ठीक उसी प्रकार से हम इन्फिनिट लाइट को फोकसित करने के लिए सोलर कुकर में कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, जो सूर्य से आने वाली किरणों को सोलर कुकर में फोकसित करता है और हीट को बढ़ाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कनकेव मिरर का प्रयोग कई स्थानों पर होता है। टॉर्च में भी आप देखिएगा कि एक कटोरी होता है जो लाइट को केंद्रित करता है, कन्वर्ज करता है,
तो टॉर्च का जो कटोरी होता है रिफ्लेक्टर सरफेस होता है वह कनकेव होता है। डॉक्टर भी अपने हेड पर हेडलाइट रखता है और हेडलाइट का जो बैक रिफ्लेक्टर होता है वो भी कनकेव होता है ताकि वह लाइट को केंद्रित करे, फोकसित करे। तो इस तरह से कई स्थानों पर हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब एक देखना है साइन कन्वेंशन। थोड़ा सा हम डिस्टेंस को देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव, इसको जल्दी से समझ लेना है। यह आपका मिरर है और मिरर में जो फ्रंट साइड होता है, फ्रंट साइड मिरर के सामने वाला भाग जो होता है वह नेगेटिव होता है और मिरर के बैक साइड पॉजिटिव होता है। तो याद रखेंगे डिस्टेंस जो होगा वह आपका डिस्टेंस जो हो गया वह फ्रंट साइड जो होगा मिरर के सामने वाला जो भाग होगा वह नेगेटिव होगा और मिरर के बैक साइड का डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस तो हम पोल से ही मापते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज का डिस्टेंस हम पोल से मापते हैं। तो फ्रंट साइड का डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव, और बैक साइड का डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव। अब ठीक उसी प्रकार से किसी अगर ऑब्जेक्ट का हाइट मापते हैं तो हाइट अगर ऊपर की ओर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है, तो इसको हम पॉजिटिव डिस्टेंस मानते हैं, पॉजिटिव हाइट मानते हैं। लेकिन अगर हाइट नीचे की ओर है तो इसको नेगेटिव मानते हैं। तो यही 4 गो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है कि मिरर के सामने वाला जो डिस्टेंस होगा, पोल से इधर की ओर डिस्टेंस चलेंगे नेगेटिव, लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव, राइट साइड चलेंगे, मिरर के बैक चलेंगे तो वह पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर की ओर मापते हैं तो वह पॉजिटिव, नीचे की ओर चलता है तो नेगेटिव। बस इतना ही आपका काम है। अब आपको हमको बताना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बताने के लिए थोड़ा मैं जगह स्पेस लेता हूँ, इसको साफ करता हूँ। झट से आप लोग को मिरर फॉर्मूला देखना। आज थोड़ा सा परेशानी होगी आपको, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मिरर फॉर्मूला को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिरर फॉर्मूला को कनकेव मिरर से भी और कन्वेक्स मिरर से भी, दोनों से मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो आज चूंकि कनकेव मिरर की बात चल रही है और कनकेव मिरर पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए कनकेव मिरर वाला काम करिए लेते हैं। कनकेव मिरर से मिरर फॉर्मूला को ठीक करना है, उसको हम देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है, मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम लोग को जानना है। तो मिरर फॉर्मूला जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इमेज का निर्माण करते हैं, एक इमेज का निर्माण करते हैं। यहाँ इमेज बना देते हैं आपका, है ना। और इमेज क्या होना चाहिए, ये ध्यान रखिए कि इमेज क्या होना चाहिए। कहीं का भी इमेज बनाइएगा तो मिरर फॉर्मूला आपका क्लियर बनेगा। ये आपका कनकेव मिरर हो गया और ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पॉइंट को हम पोल कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को इसको आप सी मान लीजिए और सेंटर ऑफ पोल के बीच के डिस्टेंस को एफ कहते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट को आप रखिए, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रख दीजिए। हम बीच वाला का भी बना सकते थे, लेकिन उसका फिगर थोड़ा सा छोटा बनेगा, अभी हमको समझने में आसान होता है। अब इमेज इसका बनाना है, कहाँ बनेगा। तो इमेज बनाने के लिए हमने कहा था कि पहला जो आप रेज ले चलिएगा वो क्या बनेगा, पैरेलल होगा। पहला किरण को ले चले हैं पैरेलल, और यह रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। यह रिफ्लेक्शन के बाद
फोकस से होकर गुजरता है। और दूसरा रेज को हम कहे थे कि आप सी से इसको गुजारिए, सी से गुजारिए। फिगर बढ़िया नहीं बन रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फिगर को बनाने के लिए हमको सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गुजरता है और रिफ्लेक्शन के बाद लौटता भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यही हमारा इमेज बन गया। कहाँ बना? तो सेंटर ऑफ फोकस के बीच में हमारा इमेज बन गया। इमेज को आई डैश लिख दीजिए। इमेज क्या है भाई? आई डैश। और ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए ओ डैश। ओ डैश ऑब्जेक्ट को कर दीजिए, आई डैश इमेज को कर दीजिए। और यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए जहां पर यह टकरा रहा है, वहां आप ए रख दीजिए, ठीक है। और अब देखिए, आपको यहां देखना है कि दो ट्रेंगल ले लीजिए, और आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रेंगल में उसके जो साइड्स का रेशियो होता है वह क्या होता है? समान होता है, मतलब इक्वल अनुपात में होता है। तो चलिए यहां देखते हैं हम, एक ट्रेंगल ये है और एक ट्रेंगल ये है। दोनों को लिखेंगे कि ट्रेंगल ओ डैश सी, ओ डैश सी सिमिलर है किसका? आई डैश सी का। ट्रेंगल आई डैश सी का सिमिलर है। तो कारण भी तो हमको देना पड़ेगा। कारण दे दीजिए, क्यों सिमिलर होता है? तो इक्वेंगुलर जो ट्रेंगल होता है, इक्वेंगुलर मतलब सभी एंगल अगर आपस में समान हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वह दोनों सिमिलर है। ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। तो पहले तो यहां देखेंगे कि यह राइट एंगल है। तो राइट एंगल है तो कहेंगे कि ओ डैश ओ सी बराबर एंगल ओ डैश ओ सी इज इक्वल टू आई डैश आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा एंगल आप बता दीजिए, ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल है। तो लिख दीजिएगा कि ओ डैश सी ओ, एंगल ओ डैश सी ओ बराबर है आई डैश सी आई का, आई डैश सी आई का। और यह कैसे? तो अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है। क्या लिखेंगे? एंगल ओ डैश सी, ओ डैश सी बराबर है आई डैश सी के, आई डैश सी के। ये कैसे भाई? तो अल्टरनेट एंगल। कैसे? तो ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। तो दोनों परपेंडिकुलर है तो पैरेलल हो जाएगा। और इसको हम लोग अगर मान लेंगे क्या? ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसका क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर। अब इस तरह से तीनों एंगल इसका और तीनों एंगल इसका आपस में बराबर है। तो इक्वेंगुलर ट्रायंगल के आधार पर दोनों को कह दिए कि सिमिलर। अब सिमिलर है तो साइड का प्रोपोर्शंस क्या होगा? तो कहेंगे कि आई डैश आई, अब जब सिमिलर है इसलिए आई डैश आई बाई ओ डैश, ओ आई डैश ओ डैश। और यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? इसके लेंथ का, ठीक है ना। आई सी, इसके बेस है ये वाला ट्रायंगल का आई सी, और इसका हो गया ओ सी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, काम हो गया। अब दूसरा में हम चलते हैं कि एक यहां से यहां एक ठो लाइन खींच लीजिए।
है ना, परपेंडिकुलर, और यहाँ बी लिख दीजिए। ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल आपस में क्या है, सिमिलर हो जाएगा। अब लिखेंगे कि ट्रेंगल ABF सिमिलर है ट्रेंगल I''IF का सिमिलर है। क्यों भाई, तो फिर वही काम कर दीजिए, एंगल ABF बराबर हो जाएगा एंगल I''IF इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर चलेंगे क्या, अपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल है, तब क्या कहेंगे, एंगल AFB बराबर होगा I''FI, एंगल I''FI बराबर होगा कैसे भाई, तो अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एक और आप देख लीजिए एंगल I''F, पहले उसी में लिख लीजिए, बड़ा वाला ट्रेंगल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BAF, एंगल BAF बराबर होगा एंगल I''F कैसे भाई, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल से बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो ट्रेंगल सिमिलर था, ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर है। अब जब सिमिलर है तो इसलिए साइड का प्रोपोर्शन देख लीजिए, I'', तो क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, I'', तो BA होगा, और यह किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो IF और BF। अब यहां लिखिए कि डिस्टेंस बिटवीन P and B is negligible, show FB बराबर हो जाएगा FP के, FP थोड़ा सा का अंतर है, इसलिए इसको हम लोग FP मान के चलते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि I''BA, और यह प्रोपोर्शन हो जाएगा IF, और यहाँ BF, FB जो लिखल है BF, इसको आप PF लिख सकते हैं, PF। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमको आगे अभी और चलना है। यार देख लीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि O''A पैरेलल है किसका, OB का या PO का, पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो O' बराबर हो जाएगा BA का, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला लाइन इसका आपस में बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो जाएगा तो हम लिख देंगे यहाँ BA के जगह पर O' यहाँ लिखना था, O' BA के बराबर है, तो यहाँ BA के जगह पर हम क्या लिखेंगे, O' लिख देंगे। तो I'' और BA यहाँ है, और BA के जगह पर O' लिख देंगे, और यह प्रोपोर्शन हो जाएगा किसका, IF by PF, और इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए।
अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना है। क्यों? क्योंकि हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से चलेंगे। तो मुझे विश्वास है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अभी थोड़ा सा इसमें और जगह बचा हुआ है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यहां देख लीजिए, आई डैश बाई ओ डैश प्रोपोर्शनल है आई सी बाई ओ सी का, और आई डैश ओ डैश प्रोपोर्शनल है आई एफ और पी एफ का, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से आई सी बाई ओ सी बराबर हो जाएगा आई एफ बाई पी एफ का, बराबर हो गया। अब हम इसको साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले चुकी हैं, तो इसको साफ कर देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और देखिए कैसे हम मिरर फॉर्मूला को ले आते हैं, और मिरर फॉर्मूला क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या है वो आप देख लीजिएगा, अभी तुरंत मैं बता देता हूं। अब आईसी वी मेजर मेजर डिस्टेंस फ्रॉम पोल। हम किसी भी चीज का डिस्टेंस कहां से मापते हैं, पोल से मापते हैं। अब आईसी हमको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, पीसी माइनस पी आई, पीसी माइनस पी आई। और ओसी का लिखना है, ये कैसे लिखिएगा, तो पीओ माइनस पीसी, और इसके बाद आईएफ लिखना है, आईएफ तो पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ, और नीचे है पी एफ, पी एफ ही रह जाएगा। अब आपको थोड़ा सा एक और चीज संज्ञान में रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग को यू से सूचित करते हैं, इमेज डिस्टेंस को भी से सूचित करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सी हो गया, और एफ तो आप जान ही रहे। और साइन कन्वेंशन भी आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था। तो पीएफ पीसी क्या है भाई, पीसी क्या है, तो पीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को एफ का ही दुगना है, नहीं तो खाली आप सी भी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, या 2f भी लिख सकते हैं। तो 2f लिख देते हैं, 2f। पी क्या है, इमेज डिस्टेंस है। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग किसको, अच्छा एक चीज और, ये जो 2f में लिखा मिरर के सामने लिखा, इसलिए हम माइनस में नेगेटिव में, है ना, ये माइनस हो गया। अब पी आई इमेज डिस्टेंस है, ये भी सामने है, मिरर के सामने है, तो नेगेटिव होगा, तो माइनस बी हो जाएगा। पीओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू से मानते हैं, माइनस यू हो जाएगा, ये माइनस। और पीसी, पीसी क्या है, 2f लिखते हैं, माइनस 2f हो जाएगा। अब बराबर पी आई क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो माइनस भी, माइनस पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है, तो सिर्फ एफ लिख दीजिए, माइनस में हो जाएगा। और पी एफ क्या है, तो माइनस एफ हो जाएगा। ये आपका हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इससे इसमें और इससे इसमें, माइनस से माइनस में कीजिएगा, प्लस हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर। और माइनस प्लस माइनस, और इसको माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस, फिर माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा एफ भी। अब इससे इसमें कीजिए बराबर u से कीजिएगा v में, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा u भी। अब यहाँ u से इसमें कीजिए तो यहाँ माइनस माइनस प्लस है तो माइनस uf हो जाएगा। इसके बाद अब इससे गुना करना है तो यहाँ देखिए ये माइनस और माइनस प्लस है, प्लस से माइनस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2fv, 2fv हो जाएगा। और इससे इसमें आना है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस है तो प्लस से प्लस से कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब 2f स्क्वायर बराबर के इधर भी है और 2f स्क्वायर इधर है तो इसको काट दीजिए, काम खत्म। 2fv को माइनस में है बराबर के इधर लाइए, प्लस में हो जाएगा 2fv और यह है माइनस fv और इधर है uv माइनस uf। ये दो गो में से एक गो घट जाएगा तो क्या बच जाएगा fv हो जाएगा और uv माइनस uf। अब दोनों साइड में बोथ साइड डिवाइडिंग बाय UVF, दोनों साइड में UVF से डिवाइड कीजिए तो UVF कर दीजिए, UVF कर दीजिए और इसका UVF कर दीजिए। इसमें देखिए VF से VF कट गया, FB से FB कट गया, UV से UV कट गया और UF से UF कट गया। इसमें क्या बच गया 1/u बच गया और इधर क्या बच गया 1/f और माइनस इसमें क्या बच गया 1/v। अब आप देख लिए इस 1/v को उठा के इधर ले जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा 1/v प्लस में हो जाएगा और प्लस 1/u पहले से है आज इक्वल टू 1/f। यही आपका मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो इस फॉर्मूला को 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हमने ले आया। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा, धैर्य रखिएगा, घबराइए नहीं। थोड़ा सा निकालना हम लोग क्या मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है मैग्निफिकेशन क्या है आवर्धन, कितना बड़ा हो रहा है क्या ऑब्जेक्ट का साइज कितना है तो इमेज का साइज कितना बढ़ रहा है, आवर्धन हमको देखना है। तो इसको एम से सूचित करते हैं, एम इज इक्वल टू क्या है तो मैग्निफिकेशन है, क्या होता है तो माइनस v/u इज इक्वल टू h2/h1 होता है ना, याद रखना है माइनस v/u या h2/h1, यही हमको याद रखना है। तो ये क्या निकलेगा हम लोग का मैग्निफिकेशन माइनस v/u या h2/h1। h2 क्या है, h2 है आपका इमेज का हाइट, h1 क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट। तो इमेज के हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट या इमेज का डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इससे हम लोग का मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आज का कनकेव मिरर का वीडियो समाप्त होता है। अगले हम कन्वेक्स में बताएंगे। धन्यवाद।